आज वही हुआ जिसको इजराइल सबसे ज्यादा खौफ खाता है, जिस चीज से हिजबुल्लाह, यमन और हमास तीनों ने मिल के मारा, और ऐसा मारा कि एक पूरा के पूरे इजरायली डिवीजन उसका अता पता नहीं है। जो ब्रानित बैरक्स में पहले थी, ब्रानित बैरक्स के बारे में हम आपको बता चुके हैं। हिजबुल्लाह ने वहां पर जबरदस्त स्ट्राइक की थी और लगातार 7 अक्टूबर से स्ट्राइक कर रहा था। तो एक इजरायली 91st डिवीजन वहां से दूसरे सेटलमेंट में गई और हिजबुल्लाह ने वहां भी उसको ढूंढ निकाला और मारा। अमरीश मिश्रा स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए साथियों, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने पहले एक नीट एग्जाम पे जो भारत का एक बड़ा स्कैम है उस पर हमने वीडियो जारी किया। उसके बाद हमने एक वीडियो एनालिसिस जारी की और जिसमें हमास का एक वीडियो उसको हमने एनालाइज किया शॉर्ट में 4-5-4-4.5 मिनट। तो अभी क्या है कि उसमें शायद लोग अभ्यस्त नहीं है, उसके भी व्यूज हम चाहेंगे कि आप लोग एक छोटा वीडियो मैं कोशिश करूँगा डालूं जिसमें एक इस तरह की बैटल टैक्टिक्स हों और या फिर कुछ प्रदर्शन हो, कुछ इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन हो और उनको मैं एक्सप्लेन करूं, खास तौर पे बैटल टैक्टिक्स पे। अब बैटल टैक्टिक्स में होता क्या है कि इस तरह की वीडियो में कि तुरंत ही यूट्यूब डिमोनेटाइज कर देता है। तो ठीक है, तो वो अपना करे। हम उसको एक चाहेंगे कि हम आपके सामने कुछ वीडियोज दिखाएं, चाहे वो डिमोनेटाइज हो जाए, कोई बात नहीं। अभी जो मैं बनाने जा रहा हूं, जो रेगुलर हमारा अपडेट है, वो तो जैसा है वैसा रहेगा। उसका फॉर्मेट कि मैं उसमें एक आपको डेली राउंड अप दूंगा। तो देखिए, आज सबसे पहले जो घटना हुई वो ये हुई कि इराक ने 4 महीने से अमेरिका पे अटैक नहीं किया था। कहां पर? जो अमेरिकन बेसेस हैं इराक और सीरिया पे। और 4 महीने के साइलेंस के बाद, जिसमें अमेरिका ने कहा था कि हम विड्रॉ करेंगे इराक से, लेकिन अमेरिका अभी तक विड्रॉ नहीं किया है। उसमें लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि अमेरिका विड्रॉ करेगा। इराक गवर्नमेंट पे और ज्यादा प्रेशर, वहां का रेजिस्टेंस बना रहा है कि आपने जो नेगोशिएट किया था, जो वादा किया था कि अमेरिका वहां से हटेगा, उसको निभाइए। तो जब ये चीजें एक लेवल तक पहुंची और जो इराक की अभी की लीडरशिप है उसमें बहुत सारे फैक्शंस हैं, तो उसमें जो प्रो रेजिस्टेंस फैक्शन है वो तो मजबूत है, लेकिन बाकी जो फैक्शंस हैं वो डिली डैली करते हैं। तो आज उनको मनाने के लिए, मतलब उन पे दबाव डालने के लिए इराकी रेजिस्टेंस ने आज बहुत दिनों बाद अल तन्फ पे फिर से बम्बार्डमेंट किया। अल तन्फ वही अमेरिकन बेस है जॉर्डन और सीरिया की सीमा पे, जिसमें फरवरी में जब फरवरी में इराकी रेजिस्टेंस ने अटैक किया था तो 3 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए थे, आपको याद होगा। तो जबरदस्त तरीके से ये पूरा एक डेवलपमेंट है। उसके बाद देखिए, जो मैं आपको बता रहा था, जो ब्रानित बैरक्स वाली बात। अब ब्रानित बैरक्स क्या है कि ये करीब 1 किलोमीटर लेबनान बॉर्डर से हैं और इनपे 7 अक्टूबर से, आपने कई बार सुना होगा, मतलब 7 अक्टूबर के बाद 8 अक्टूबर से और अभी तक लगातार हिजबुल्लाह ने ब्रानित बैरक्स पे कभी कभी एक दिन में 3 बार और महीनों, इतने दिन हो गए देखिए, महीनों ब्रानित बैरक्स में उसने मारा। वहां पर 91st डिवीजन जो आईडीएफ की है वो स्टेशन है। उसका बहुत फेमस एक ऑफिसर है जो बड़ा डेयर डेविल माना जाता है, और उसने कहा था कि हिजबुल्लाह चाहे जो कर ले, हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे, यानी ब्रानित बैरक्स हम नहीं छोड़ेंगे। ये उस बड़बोले इजरायली ऑफिसर ने अनाउंस किया था। लेकिन क्या हुआ, जब लगातार इतनी मार हुई तो वही अफसर, उसने 91st डिवीजन का हेडक्वार्टर ब्रानित से करीब, ब्रानित मैंने कहा 1 किलोमीटर, तो वहां से करीब जो एक जगह है अयालित हशर, तो अयालित जो हशर है ये करीब 10 किलोमीटर दूर लेबनान बॉर्डर से, वहां पर इसने चुपचाप 91st डिवीजन के हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिए। और इसको ये लगता था कि हिजबुल्लाह ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन आज जो हिजबुल्लाह ने अयालित हशर पे जो मार की है, मतलब आप सोचिए, एक साथ 30 से 40 रॉकेट्स, कत्यूशा रॉकेट्स अलग अलग डायरेक्शन से हिजबुल्लाह ने मारा है उसको। और ये देखिए, पहली बार अयालित हशर का नाम आप भी पहली बार सुन रहे होंगे, मैं भी पहली बार सुन रहा हूं। ये एक गुप्त जगह थी जिसको जो ब्रानित से जब शिफ्ट हुआ हेडक्वार्टर्स 91st डिवीजन के, और उसमें गोलानी ब्रिगेड का भी एक हिस्सा 91st डिवीजन में मिला दिया गया, क्योंकि गोलानी ब्रिगेड बड़ी बुरी तरह से गाजा से मार खा के हटी थी, तो गोलानी ब्रिगेड का भी एक हिस्सा 91st डिवीजन में मिला दिया गया है। तो गोलानी ब्रिगेड का जो फ्लैग है, हर ब्रिगेड का फ्लैग होता है, तो गोलानी ब्रिगेड का जो फ्लैग है वो भी
वो ब्रानिज में भी था और उसको शिफ्ट करके एलियत हशर भी ले जाया गया। और आज वो वीडियो आया है कि जब हिजबुल्लाह ने एलियत हशर को ढूंढ निकाला और मारा, और इतना मारा कि उसमें कई आईडीएफ सोल्जर्स घायल हैं, कुछ के मारे जाने की खबर है, और गिलानी ब्रिगेड का झंडा साफ वीडियो में दिख रहा है कि उसका झंडा तार तार हो गया, उसका झंडा सीधे सीधे उस पे जाके लगा। ये देखिए, ये जो हमला होता है, अब आप सोचेंगे कि हिजबुल्लाह, बहुत सारे लोग कुछ कमेंट भी हमारे उसमें करते हैं कि हिजबुल्लाह केवल कहता, अरे हिजबुल्लाह ने जिस तरह की लड़ाई लड़ी है, उसने हमास पर जो प्रेशर था उसको बांट लिया कि अगर अदरवाइज अगर ये उत्तर इजराइल में हिजबुल्लाह नहीं लड़ता इजराइल से, तो दक्षिण इजराइल में जो गाजा में हमास लड़ रहा है वो प्रभावित होता। जो यहां पर हजारों सैनिक मारे गए इजराइल के, कितनी यूनिट्स यहां पर लगी हैं, पूरी अपनी फौज कभी अपनी पूरी ताकत इजराइल गाजा में नहीं एक साथ लगा पाया, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार वहां पर लेबनान से मार कर रहा है। और आज देखिए, एक ऐसी जगह उन्होंने ढूंढ निकाली जो इजरायली कमांडर सोच रहे थे कि गुप्त जगह है और हम इसमें हिजबुल्लाह को चकमा दे देंगे। और आपको बताएं, कुछ ही दिन पहले हमने हुदहुद जो एक नया जो सर्वेलेंस सिस्टम है, जो ड्रोन भी है, ड्रोन नहीं भी है, उससे भी एक आगे की चीज है हुदहुद, जो एक परिंदे का नाम है। तो हुदहुद जो सिस्टम हिजबुल्लाह ने अभी 2 दिन पहले अनवेल किया था, और उसके बारे में हमने आपको बताया था कि उसने इजराइल की बहुत ही सीक्रेट जगहों को ढूंढ निकाला है। और हिजबुल्लाह ने कहा था हम जब चाहे इस पे मार सकते हैं। उस समय लोगों ने कहा अरे ये तो ठीक है, इसने मतलब जो बाकी लोग हैं इजरायली इसको गंभीरता से ले रहे थे, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो बहुत सीरियस, उसको उनकी समझ में नहीं आ रहा था, तो बहुत ज्यादा सीरियसली उसको नहीं ले रहे थे। लेकिन हिजबुल्लाह ने आज दिखा दिया, अरे कि आज उसने एलियत हशर पे मार के उसने दिखा दिया कि वो कहीं भी मार सकता है, कोई भी सीक्रेट इंस्टॉलेशन है इजराइल का मार सकता है। और हिजबुल्लाह से जो जंग में जाने की पूरी इजराइल की बात थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, धूल में मिल गई, मिट्टी में मिल गई। आप ये देखिए, ये जो पूरा एक डेवलपमेंट हुआ है, ये एक जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद सुनिए, यमन ने आज 2 ऑपरेशन किए, और 2 ऑपरेशन उसने कमाल के किए। एक उसने हाइफा पोर्ट, यानी रेड सी के ऑपरेशन ये नहीं है। रेड सी में तो हमने जैसे बताया था, आइजनहावर जो अमेरिका का युद्धपोत है वो वापस हो गया, और जो युद्धपोत वापस हुआ वो फिर मेडिटेरेनियन सी में गया। मेडिटेरेनियन सी तक यमन ने खदेड़ा, और उसके बाद अब वो यूएस वापस जा रहा है। मेडिटेरेनियन सी तक यमन ने खदेड़ा और अब वो युद्धपोत वापस जा रहा है। आइजनहावर युद्धपोत वापस यूएस जा रहा है। आप जानते नहीं कितनी बड़ी बात है ये सैन्य लिहाज से, सैन्य जो पूरा एक पर्सपेक्टिव होता है उस लिहाज से बहुत, मतलब आप सोच लीजिए कि जैसे जब जर्मनी ने कुछ अमेरिकन शिप्स को सिंक किया था, या जापान ने जो पर्ल हार्बर पे हमला किया था, हालांकि वो बहुत बड़े स्केल का था, लेकिन आप उसी का एक छोटा इक्विवेलेंट मान लीजिए जो जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला किया था। अमेरिकन साइकोलॉजी पे आइजनहावर के वापस जाने का वैसा ही असर है। और ये तो चलिए एक बात हुई। उसके बाद यमन ने क्या किया, हाइफा पोर्ट इजराइल का है, वहां पर चार शिप्स हाइफा पोर्ट में घुस के मारी। यमन ने घुस के मतलब उसके जो हथियार हैं उन्होंने घुस के मारी। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, और फिर वैसे ही ड्रोन्स जो पास से छोड़ी जा सकती हैं, और यमन ने एक सीक्रेट लोकेशन से, अपने यमन के सीक्रेट लोकेशन से हाइफा पोर्ट जो इजराइल में, आप चेक कर लीजिएगा यमन से हाइफा पोर्ट की कितनी दूरी है और कितना मुश्किल है यमन का हाइफा पोर्ट में वो मानना, क्योंकि हाइफा पोर्ट इराकी रेजिस्टेंस भी मारता रहा है, और इराकी रेजिस्टेंस की जो पहुंच है वो ज्यादा आसान है वहां से, लेकिन यमन से मुश्किल है, क्योंकि यमन और ज्यादा साउथ में है ये हाइफा के, और इजराइल उधर नॉर्थ में, इराक उधर नॉर्थ में। तो यमन ने जो मारा है 4 शिप्स को, उसमें से चारों कमर्शियल शिप्स थी, उन्होंने वायलेट किया था जो यमन ने रेड सी पे जो एम्बार्गो लाकर रखा है वो वायलेट किया था, उसकी सजा उनको दी, और 4 शिप्स को यमन ने इस तरीके से मारा है। आप बताइए। और सुनिए, ये तो एक ऑपरेशन था जिसमें 4 शिप्स मारी। मेडिटेरेनियन सी में जो उसने आइजनहावर पे हमला किया और उसको भगाया वो अलग है। उसके बाद मेडिटेरेनियन सी पे 2 इजरायली वॉरशिप्स, क्योंकि इजरायली पोर्ट हाइफा तो इधर है, वहां पर मेडिटेरेनियन सी के पास जो एस्केलॉन
जो इजराइल का पोर्ट है, अक्का भी एक वहां पर एकर जिसको कहते हैं, वो भी एक पोर्ट है। इस तरह के पोर्ट्स हैं मेडिटेरेनियन सी में। और आपको हमने बताया था कि वहां पर एक गैस फैसिलिटी भी है जो इजराइल की, जो कि समुद्र से तेल निकालती है। तो उसी के पास, उसी फैसिलिटी के पास यमन ने मेडिटेरेनियन सी में एक इजरायली जहाज को निशाना बनाया। और इस पूरी घटना से इजराइल जिस तरीके से हिल गया है, इजराइल के अंदर जो पूरी एक मतलब एक 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 नए तरीके की कसवसाहट है। हिजबुल्ला से तो वो घबरा गया है। हिजबुल्ला ने तो जो हुदहुद से उसने दावा किया था उसको पूरा किया, आज ये एलेत हाशर पे मार करके। लेकिन यमन से जो कि अमेरिका का युद्ध चल रहा था, इजराइल की तरफ उसने अचानक जो अपनी बंदूकें मोड़ी हैं। अब यमन का देखिए आप, दो फ्रंट पे लड़ रहा है। एक छोटा देश, सबसे गरीब मुल्क, अरब वर्ल्ड का सबसे गरीब मुल्क, वो दो फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिका से लड़ रहा है, अमेरिका और ब्रिटेन से, दुनिया की दो सबसे महत्वपूर्ण ताकतें। और एक तरफ वो इजराइल से भी लड़ रहा है, इजराइल को भी मार रहा है। अब आप सोचिए कितनी जिजीविषा, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में कहते हैं, या जो अंदर से मतलब उनका जो उनका मोटिवेशन है, मकसद है, वो कितना मजबूत है। उनके जो इरादे हैं, वो जिस तरीके से उन इरादों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वाकई मतलब मैं तो आज के इस यमन के अटैक से, क्योंकि मिलिट्री हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट हूं, बार बार आपको कहता हूं, तो उसके लिहाज से ये बहुत बड़ी चीज आज यमन ने अचीव की। अब आते हैं हमास पे। हमास ने देखिए जो लगातार हमले किए हैं, हमास ने एक खास चीज की आज। इजराइल की एक व्हीकल है, इंजीनियरिंग व्हीकल, जिसको ओवेक कारपेट कहते हैं। इंजीनियरिंग व्हीकल है वो ओवेक कारपेट। ओवेक कारपेट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके ऊपर छतरियां लगी हैं, और वो छतरियां जो हैं ऐसी हैं कि उन छतरियों में को कोई भेद नहीं सकता, उन छतरियों को कोई नहीं भेद सकता। और यहां तक की बात है कि एक शॉर्ट मिसाइल उसमें लगी। मतलब कि अगर उस इंजीनियरिंग व्हीकल पे किसी ने वार किया, तो वहां से वो डिफेंस में, जैसे आयरन डोम है या पेट्रियट मिसाइल्स हैं जो डिफेंस में छूटती हैं दूसरी मिसाइल्स को रोकने के लिए, वो तो चलिए बहुत बड़ी बड़ी हैं, मतलब बहुत बड़े सिस्टम्स हैं, उनको भी नष्ट किया हिजबुल्लाह ने भी और हमास ने भी। लेकिन ये जो पूरी बात है, ये जो ओवेक कारपेट जो इंजीनियरिंग व्हीकल है, ये बहुत खास होती है। इसको पहली बार इजराइल ने आज युद्ध में उतारा, और उस पूरे व्हीकल को हमास ने उस पर अटैक किया। एक साथ 6 बार आरपीजी अटैक किए। और जैसा कि पहले की वीडियो में आप देखिए, जो मैंने आज रिलीज किया है, जो मतलब जिसकी वीडियो एनालिसिस मैंने की है, और उसमें मुझे सॉफ्ट होकर बोलना पड़ा, क्योंकि यूट्यूब के कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, फट से वो डिमोनेटाइज करता है। इसको भी कर दिया। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि विनर मैं रहूँ कि नहीं रहूँ, कि जब मैं इस तरह से एक जो सीधी सीधी लड़ाई की वीडियो दिखाऊं, क्योंकि वैसे भी उसको डिमोनेटाइज करना है, तो मैं अब खुला खेल फर्रुखाबाद ही करूंगा। अब देखिए जो हमास ने जो ये किया है, उसने जो 4 जगह से ओवेक कारपेट जो उसने इंजीनियरिंग व्हीकल को मारा है, ये मारा उसने तल जोरोब सिटी है राफा में, उसने मारा, और रजूम रॉकेट से मारा। और रजूम रॉकेट्स आप जानते हैं पास से बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और ये जो इनकी छतरी है ओवेक कारपेट, ये छलनी हो गई। कोई आप सोचिए कि एक मतलब जो इसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इसके ड्रोन्स एक्टिविटी नहीं हो पाए। अब आप देखिए उसके बाद जो जहां पर एलेत हशर में हड़कंप मचा हुआ, मतलब इजरायली हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, कितने लोग वहां घायल हैं, कितने लोग मारे गए हैं, ये अभी तक इसकी खबर नहीं है, और इसके बारे में लगातार न्यूज आ रही है। उसके बाद देखिए जो एक और यमन ने एक और हमला किया। अभी देखिए आया है UKMTO, ये निश्तुन, साउथ ईस्ट ऑफ यमन, निश्तुन जगह है, वहां पर एक और हमला यमन ने किया है, जिसके बारे में अभी डिटेल्स आना बाकी है। उसके बाद देखिए जो हमास ने गाजा में नेत्जरीम एक्सिस में अपनी मार लगातार जारी रखी है। उसके बाद जो राफा में, मतलब नेत्जरीम एक्सिस हो गया नॉर्थ गाजा में, राफा में, साउथ में तल जोरोब भी राफा में है, जहां उसने ओवेक कारपेट को छलनी किया। उसके बाद राफा में उसने और जगहों पर लगातार हमले किए, और नेत्जरीम एक्सिस में एक और हमला हुआ, जो कि अल राशिद स्ट्रीट जो नेत्जरीम एक्सिस के पास है, वहां 2 मरकवा टैंक्स आ गए थे, उन पे अटैक किया। उसके बाद देखिए
नाब्लस में, वेस्ट बैंक में, नाब्लस में दहले अलतुर और कशिके स्ट्रीट, दहले अर्तुर और कशिके स्ट्रीट, यहां पर गोलियों और एक्सप्लोसिव्स के साथ जो इजरायली व्हीकल्स आने की कोशिश कर रही थी, नाब्लस को इन्वेड करने की कोशिश कर रही थी, उनको मारा। और उसके साथ साथ 2 जगह नाब्लस में जो चेक पॉइंट्स हैं उन पे मारा। आपको मैंने बताया था कि वेस्ट बैंक में इजरायली चेक पॉइंट इजराइल की आंख और कान है। वो अगर इजरायली चेक पॉइंट वहां से हट गए तो और कोई प्रतीक नहीं है इजराइल के शासन का, वो बस पैलेस्टीनियन अथॉरिटी रह जाएगा, वो जो गद्दार महमूद अब्बास का, और उसको तो वो निपटा ही देंगे। मतलब उसके वो तो रेजिस्टेंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये जो चीज हुई है कि नाब्लस में, तुलकरेब में पहले हुआ, जनिन में हुआ, जो चेक पॉइंट्स पे अटैक हो रहा है इजराइल के लगातार, और तहसीर चेक पॉइंट जो नाब्लस में, उस पर कल भी अटैक हुआ था, आज भी मैंने जो आपको नाम लिए वहां पर भी चेक पॉइंट्स थे। और इस तरीके से चेक पॉइंट्स पे जो अटैक होता है ये बहुत ज़्यादा दर्द देता है इजराइल को, क्योंकि इसके बाद जो है उसकी प्रेस्टीज भी खत्म होती है, उसके सोल्जर्स के अंदर डर भी होता है। और मैं आपको बता चुका हूं कि आपने कभी टैग ऑफ वॉर खेली है? टैग ऑफ वॉर, टैग ऑफ वॉर में क्या होता है कि एक तरफ, जैसे हम लोग के स्कूल में होता था, 11 खिलाड़ी एक तरफ, 11 खिलाड़ी एक तरफ, और उसमें रस्सा खिंचाई होती थी। और उस रस्सा खिंचाई में वो एक लंबा खेल होता है। और रस्सा खिंचाई में क्या होता है कि धीरे धीरे मतलब उसमें या तो बहुत कमजोर टीम है तो एकदम से खींच लेती है जो टीम जीतती है, और नहीं तो धीरे धीरे होता है। मतलब आप देखिएगा तो दोनों तरफ से रस्सी तनी है, लगभग बराबर का वेट है दोनों तरफ, 11 खिलाड़ी हैं, और धीरे धीरे खींचते हैं, धीरे। उधर से जो साइड लगभग, मतलब जो अल्टीमेटली हारती है, उसके पैर उखड़ने शुरू होते हैं, वो धीरे धीरे इस तरफ जो है वो जो लाइन बनी रहती है, जिसको अगर क्रॉस उनका पहला खिलाड़ी कर जाए, जो सबसे आगे रस्सी को पकड़े, तो उनकी हार हो जाएगी। तो वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो वही हाल हो रहा है आईडीएफ और हमास की लड़ाई में, यही हो रहा है। रस्साकशी जो है वो इतनी, मतलब तनी एकदम बराबर की रस्साकशी, और उसमें धीरे धीरे आईडीएफ के पांव उखड़ रहे हैं, और आईडीएफ के जो पांव हैं वो उखड़ के उस लाइन तक पहुंच रहे हैं जहां पर हार लिखा है, उस लाइन तक पहुंच रहे हैं। तो आप देखिए आईडीएफ के पांव उखड़ना, ये एक बहुत बड़ा थीम आज का है। उसके बाद देखिए अल राशिद स्ट्रीट पे दोबारा हमला किया, जो नेज़रिम एक्सेस में है, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने। उसके बाद देखिए जो एक बड़ी खबर आई कि इलियात जो इजराइल का एक शहर है, वहां पर जो इराकी रेजिस्टेंस है उसने भी मारा। तो इराकी रेजिस्टेंस ने अल तन्फ में मारा, जो अमेरिकन बेस है, बहुत 4 महीने बाद, और इराकी रेजिस्टेंस ने उसके बाद इलियात पे भी निशाना साधा। फिर आप देखिए जो श्लोमित एक और इजरायली सेटलमेंट है, इस श्लोमित सेटलमेंट में बहुत, मतलब वही बात है कि ये भी एक सीक्रेट इजराइल का अपना सेंटर है, जो लेबनान बॉर्डर से, जैसे एलियात हाशर करीब मैंने बताया 10 किलोमीटर दूर, ब्रानेत 1 किलोमीटर दूर था, जो जिसको हिजबुल्लाह ने नष्ट कर दिया। और ये जो श्लोमित सेटलमेंट है ये करीब 12 से 13 किलोमीटर दूर है। इसकी भी इस पे भी अभी खबर आई है, इस पे भी हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक किया है, और हिजबुल्लाह के इस स्ट्राइक को भी इजराइल को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की स्ट्राइक हो। अब देखिए एक खबर पे आते हैं तेल अवीव के अंदर की, इजराइल के अंदर की। आज क्या हुआ कि आज सुबह से, मतलब कल की रात, आज सुबह 1-2 बजे सुबह से लगातार जो हैं, जो इजरायली सेटलर्स हैं, करीब 1.5 लाख, वो तेल अवीव में नेतन्याहू का घर घेरे हुए हैं, और उनका कहना है कि हमास के साथ डील करो सीधे। अब उसमें कोई इफ या बट की बात नहीं रहेगी, सीधे वो कह रहे हैं हमास से डील करो, हमास से ही समस्या का समाधान होगा, हमास से बात करो। हमास ने भी यही कहा है, हमास ने कहा है तुम लाख दुनिया में। अब नेतन्याहू ने जो अपना पत्ता फेंका कि बाकी अरब देश जो हैं वो मुझको मदद करें, और फिलिस्तीनी राज का जो मुद्दा है वो हम बाकी अरब देश के साथ मिलकर हल करेंगे। तो हमास ने कहा कि तुम बाकी अरब देश के साथ कर लो, वो भी तो भाई अल्टीमेटली वो तो हमास के बिना कुछ कर नहीं सकते ना, चाहे सऊदी अरेबिया हो, जो अमेरिका और इजराइल के साथ ही था, और मतलब नॉर्मलाइजेशन ऑलमोस्ट करने जा रहा था अपने रिश्ते इजराइल के साथ, लेकिन उसके बाद 7 अक्टूबर के बाद उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। तो अब देखिए जो पूरी बात आ रही है वो ये आ रही है कि हमास ने भी तो यही कहा था ना कि तुम हमसे सीधे बात करो, हमसे डील करो, और बार बार नेतन्याहू इससे बचना चाह रहा हमेशा
क्योंकि वो जानता है हमास से डील होगी तो उसकी हार है। पूरा एकदम लिखा हुआ है कि हमास से जिस दिन उसने ये कह दिया कि हम हमास से डील करेंगे, उस दिन नेतन्याहू की बहुत बड़ी हार है। और आपको एक चीज और बता दें, जो अमेरिका के साथ जो उसकी नूरा कुश्ती चल रही है वो एक नए फेज में आज पहुंची। आज अमेरिका के कुछ और डिप्लोमेट्स ने नेतन्याहू पे हमला किया। मुझे लग रहा है कि जो जमीन पे प्रदर्शन हो रहे हैं, और देखिए इन प्रदर्शनों को हल्के में मत लीजिए जो तेल अवीव में हो रहे हैं। हम जानते हैं कि लगातार ये नवंबर से हो रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा इनका, नेतन्याहू मान नहीं रहा। लेकिन जन आंदोलन ऐसे ही होते हैं। हमारे यहाँ जो किसान आंदोलन था, ये भी पूरा 1 साल 1.25 साल इसको लग गया और मोदी को झुकाने में। तो नेतन्याहू को अल्टीमेटली जो उसके यहाँ, अच्छा संख्या बढ़ती जा रही है। पहले अगर 10,000 लोग थे, 5,000 लोग थे, फिर 50 हुए, फिर 75 हुए, 1 लाख हुए, अब 1.5 लाख लोग हो गए। और ये संख्या बढ़ती जाएगी क्योंकि जो 2,30,000 जो हिजबुल्लाह ने डिस्प्लेस किए हैं नॉर्थ इजराइल से, वो भी इनकी संख्या को बढ़ा रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो देश छोड़ के जा रहे हैं, तो वो तो एक अलग मसला है। नेतन्याहू का इजराइल अंदर से जैसे उसको दीमक चाट गया है, ये उसकी हालत हो गई। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस मसले पे कैसे एक्ट करें, रिजाइन करें कि हम आगे बढ़ें। और हमने दुश्मनी तो सबसे मोल ले ली, लेकिन दुश्मनी ये वही बात होगी ना कि एक जो गली का गुंडा 4 और मोहल्लों से दुश्मनी मोल लेता है, जो जहाँ शरीफ लोग रहते हैं, तो उसमें से एक को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर और फिर सोचता है दूसरे को भी दबा देंगे, तीसरे को भी दबा देंगे। लेकिन अगर वही शरीफ लोग ने अगर हथियार उठा लिया तो उसके बाद एक ही मोहल्ला बहुत है उस गली के गुंडे के लिए। और यहां पर तो 3-3 मोहल्ले, यमन, हिजबुल्ला, हमास, सभी पूरी तरह से घेरे हुए हैं और घेर के लगातार मार रहे हैं। अब देखिए एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण हुई है, रशिया की तरफ से जो बयान आया है। रशिया ने यह कहा है कि देखिए यूक्रेन की लड़ाई, देखिए यूक्रेन की लड़ाई भी कहीं ना कहीं गाजा से उसका सीधे संबंध भी हो जाता है। यूक्रेन की लड़ाई में रशिया ने कहा है कि हम लोग जो वेपन्स नेटो यूक्रेन भेज रहा था और इजराइल भी साथ साथ भेज रहा था, और जिस पे अभी डिस्प्यूट हो गया नेतन्याहू और बाइडेन पे, तो कुछ वेपन्स रोक दिए गए। तो रशिया ने कहा कि इसमें मुगालते में नहीं रहिए, ये वेपन्स आएंगे इजराइल और इजराइल उनका इस्तेमाल करेगा। और रशिया ने पहली बार ऐसा हिंट दिया है, पहली बार ये हिंट दिया है कि अगर ईरान चाहे, और ईरान क्यों नहीं चाहेगा, ईरान तो पूरी तरह से, खैर वहाँ बता दें आपको इलेक्शंस भी चल रहे हैं, क्योंकि रईसी साहब का जो असैसिनेशन हुआ उसके बाद इलेक्शंस वहाँ पर मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली वहाँ पर इलेक्शन मस्ट हैं, तो वो उनकी प्रक्रिया चल रही है। इसलिए अभी ईरान मिलिट्री फ्रंट पे थोड़ा खामोश है, इलेक्शन एक बार हो जाए फिर आप देखिएगा। खैर रशिया ने कहा है कि ईरान के माध्यम से अगर हिजबुल्लाह पे इजराइल अटैक करता है, दूसरी तरफ अमेरिका ने कहा हम इजराइल का साथ देंगे, हिजबुल्लाह पे अगर अटैक होता है तो रशिया ने कहा है हम हिजबुल्लाह का साथ देंगे। और वेपन्स की बात भी उसने हिंट की। उसके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि वी विल गिव ऑल काइंड्स ऑफ लॉजिस्टिकल सपोर्ट टू हिजबुल्लाह। और आपको बता दें लॉजिस्टिकल सपोर्ट का एक ही मतलब होता है। और उधर जो है सीरिया में जो अमेरिकन बेसिस हैं नॉर्थ सीरिया में, बीच में, सही बात है, अगर आप एक लाइन खींचिए नॉर्थ सीरिया से और हिजबुल्लाह और लेबनान तक जहाँ हिजबुल्लाह है, तो बीच में साउथ सीरिया में अमेरिकन बेसिस आते हैं। तो जो हथियार आएंगे आप सोचिए अमेरिकन बेसिस को मारते हुए आएंगे, सीधी बात है, उनको वो छोड़ेंगे नहीं। ये रशिया इस मौके को समझ रहा है कि अमेरिकन बेसिस पे स्ट्राइक करने का ये बहुत बढ़िया मौका है। कोई देखिए उसके साथ इराकी रेजिस्टेंस है, उसके साथ उधर हिजबुल्लाह भी अपनी गन उसको वो साउथ में पड़ रहा है, मतलब साउथ सीरिया से अगर लेबनान है तो वो साउथ सीरिया के भी साउथ में लेबनान है, तो उसको भी अपनी गन्स उधर घुमानी, बस एक बार घुमानी पड़ेंगी। उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है हिजबुल्लाह के पास कि वो इजराइल से भी लड़ ले और उधर वो साउथ सीरिया में अमेरिकन बेसिस पे भी हमला कर दे। और उसने कहा है कि अमेरिका ने जब अमेरिका ने कहा कि हम नेतन्याहू की मदद करेंगे, तो हिजबुल्लाह ने कहा फिर हम तुम्हारे बेसिस को भी मारेंगे। ये लड़ाई देखिए आगे बढ़ती जा रही है। और मैं बार बार इस बात में मैं रोज के प्रसारण में कह रहा हूँ कि ये एक महाकाव्य है, ये एक महागाथा है, और इसकी देखिए बहुत सालों तक, सदियों तक इस लड़ाई की चर्चा होगी। और आप इस बात को याद रखिएगा कि इसका जो एक पल पर का जो इसका विवरण है, यह आपको मैंने दिया है।
और मैं आगे भी इसी कमिटमेंट के साथ इस विवरण को देता रहूंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।